अनएम्प्लॉयमेंट में आपको बताया था, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट निकालते कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कौन रिकैप, मरियम हंस क्यों रही क्या जो लोग मार्केट वेज पे काम करना चाह रहे हैं वो उस पे काम कर रहे हैं, तो जो काम नहीं करना चाह रहे वो नहीं, ऑब्वियसली वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग जो मार्केट में काम करना चाह रहे हैं किसी भी वेज के ऊपर, वो बेसिकली नहीं कर पा रहे बिकॉज मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इनवॉलंटरी में सिर्फ एक टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जबकि वो उठ, इससे पहले मैं तेरा करूं मतलब उठ, पीछे जा। ये बाल कैसे बना रही है? लेकिन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में बाकी 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल, जैसे फ्रिक्शनल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वाली अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे क्लासिकल। ये 4 अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी में एक आती है। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कल हमने किया था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में वी अज्यूम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, मतलब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज 0। ठीक है, सो सिर्फ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। फातिमा लास्ट वार्निंग है, बाहर जाएगी अब। ठीक है, सो ये हो गया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक बच्चा और हंसे, लड़के को अगर मैं पीछे भेज सकता हूँ, लड़कियों को बाहर भी फेंक सकता हूँ। हाँ, बस इसलिए इनको वार्निंग दे दी है, ये लड़कियां बहुत हंस रही हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब आते हैं जी इक्विलिब्रियम वर्सेस डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये क्या होती है, ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो यू शुड नो कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन द वेज दैट इज बीइंग asked by workers in the market or set in the market is above the equilibrium wage. So जब मार्केट की वेज इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, ठीक है, और लोग उस वेज पे काम करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली डॉलर्स में वेज, डॉलर्स में या रुपीस में व्हाटएवर। ठीक है, सो वेज अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट हो, ठीक है, सो दिस मींस के जो बीच का गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इसको कहते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो वेज है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर है। हाँ हाँ वही ना, लोग इतने विलिंग टू वर्क हैं लेकिन फर्म्स इतना उनको डिमांड कर रही हैं, तो बीच का एरिया अनएम्प्लॉयमेंट शो कर। ठीक है, सो ये हो गया जी डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके पीछे 2 मेन टाइप्स होती है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज उसमें इक्विलिब्रियम से ऊपर वेज होती है। ठीक है, और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, बिकॉज डिमांड ही नहीं है ना लेबर की, तो जितनी वेज भी डिमांड कर रहे हैं मार्केट उससे कम वेज पे उनको हायर करने के लिए तैयार है, क्योंकि जॉब्स ही अवेलेबल नहीं। ठीक है, सो इसलिए वहां पे समझो वेज ना होने के बराबर ही होती है, राइट। सो ये हो गया जी आपका डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब मार्केट की वेज इक्विलिब्रियम पे सेट हुई है लेकिन इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है। इक्विलिब्रियम वेज पे वेज सेट होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ, ये देखो, ये है लेबर की डिमांड, ये है लेबर की सप्लाई उन वर्कर्स की जो इस मार्केट की इस वेज पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इस वेज पे जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनकी सप्लाई ये है और उतने लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन मार्केट में जो टोटल लेबर सप्लाई है वो इतनी है, एन ग्रीन से बनाए हुए एन, ये मार्केट में टोटल लेबर सप्लाई, लोगों की विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, लेकिन ये लोग इस वेज पे काम नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये इस वेज पे काम नहीं करना चाह रहे।
दैट मीन्स इवन दो वेज इक्विलिब्रियम पे है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब नहीं जिनको मिल रही क्योंकि उनको लगता है कि दे डिजर्व अ हायर वेज। ठीक है, तो इस वजह से इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं इनको कहते हैं इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट, कि वेज इक्विलिब्रियम पे इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका ये मेन डायग्राम है। ठीक है, इसकी टाइप्स में आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो लोग ढूंढ रहे हैं बेसिकली जॉब, उनको मार्केट की वेज, जिस वेज पे उनको जॉब मिल रही है ना उनको पसंद नहीं है, तो वो अभी फिलहाल जो है ना वो ढूंढ रहे हैं और बेहतर जॉब ढूंढ रहे हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई क्योंकि आपके स्किल्स रिडंडेंट हो रहे हैं तो दैट मीन्स यू नीड टू एक्वायर न्यू स्किल्स, वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तेरा सवाल सर ये इसकी आगे की बनी है पीछे है, क्योंकि देखिए ना वो वेज पे नीचे टोटल मार्केट में जो लेबर्स होते हैं उनकी सप्लाई ज्यादा होती है, तो ज्यादा आगे है टोटल। लेट्स सपोज इस वेज पे 1 लाख बंदा काम करना चाह रहा है, लेकिन टोटल मार्केट में बंदा है 5 लाख। 5 लाख ज्यादा है, तो आगे बनेगा पीछे बनेगा है? आगे बनेगा। तो इसलिए ये टोटल लेबर सप्लाई है मार्केट के अंदर, जबकि ये उनकी लेबर सप्लाई है जो मार्केट में इस वेज पे काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो गैप बन गया है 5 लाख और 1 लाख के बीच, ये 4 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये सरप्लस के बाद है नहीं सर? सरप्लस के बाद वाला इक्विलिब्रियम है वो आपने बता दिया सरप्लस बेटा, नहीं, ये अनएम्प्लॉयमेंट है ही फर्क, ये डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है वेज, मार्केट वेज इक्विलिब्रियम पे, लेकिन यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बिकॉज इस इक्विलिब्रियम वेज पे भी लोग काम नहीं करना चाह रहे। हाँ, नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो ई और एफ बनाया हुआ ना, ये बेसिकली गैप है शोइंग कि कितनी अनएम्प्लॉयड। ई एंड एफ का गैप शोज इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए मैंने एफ बनाया हुआ। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। एन और समझ नहीं है एम की लाइन और डी की लाइन जो वेट कर रही है वो क्या ये एन और डी ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज दिस वेयर the supply of those workers who are willing and able to work at the market wage is equal to the demand for labor. This is equilibrium. This isn't anything. ठीक है, so ये basically हम unemployment show कर रहे हैं। ठीक है, so ये हो गया जी आपका equilibrium और disequilibrium unemployment। इस diagram को मैंने यहाँ explain detail में किया हुआ है। Any questions इससे related? आसान चीज़ है, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि equilibrium unemployment है जब wage equilibrium पे हो, उसके बावजूद unemployment है। disequilibrium unemployment है कि भाई wage equilibrium पे है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें जो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई में गैप बन रहा है वो अपनी सी बात है नहीं, यहाँ पर पेंसी की बहुत छोटी चीज है। नहीं, N is the total labor supply in the market। मैंने 5 लाख और 1 लाख की बात की है ना, 5 लाख टोटल बंदे हैं मार्केट के अंदर, 1 लाख इस मार्केट की वेज पे काम करने को तैयार है। ठीक है, सो बेसिकली ये उनका गैप बन गया जो अनएम्प्लॉयड हो। दोबारा इंक्रीज नहीं है, ये टोटल इंक्रीज नहीं हो रही सप्लाई ऑफ लेबर। ये सप्लाई दिखा रही है कि अगर मार्केट की वेज ऑफर हो रही है ना तो कितने लोग काम करने को तैयार हैं उस वेज पे। ये है टोटल लेबर सप्लाई, जिनको लगता है जो टोटल वर्कर्स है ना मार्केट के अंदर, ये उनकी लेबर सप्लाई है। तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, 5 लाख में से 1 लाख बंदा है जो मार्केट की किसी वेज पे भी काम करने को तैयार है, बाकी 4 नहीं काम करने को तैयार उस वेज पे, उनको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब वो 4 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल ठीक है, सो ये हो गया जी आपका इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट आर द वेज टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट? देखो भाई, ये बहुत दफा क्वेश्चंस आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आज ही मैं ये पैरागॉन के स्टूडेंट्स को भी बता रहा था बच्चों, मैक्रो का जो क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना पेपर 4 के अंदर,
वो ये कि मैक्रो के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे नहीं आते होते आमतौर पे, मिला कर आते हैं, क्योंकि मैक्रो के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। तो मैक्रो का अगर ऐसे आएगा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट उसमें पूछी जाएगी, उसमें पूछी जा सकती है फिर गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो सकती है, ठीक है। इस तरह का कोई फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड पॉलिसी से रिलेटेड सवाल आ जाएगा, ठीक है। कोई वो जो हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट का डायग्राम पढ़े हैं उससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है, बट वो किसी और चैप्टर से रिलेटेड उसका लिंक बन सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट का चैप्टर भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ। इससे नहीं आ सकता है, मैंने ये नहीं कहा ऐसे में आएगा नहीं, वो ऐसे में आ सकता है, बट अब जो दूसरी ऑप्शन है उन पे मैंने कहा फोकस करें, तो वो उसको छोड़ सकते नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे ना आए। इनडायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं, डायरेक्टली अगर नहीं भी पूछा इनडायरेक्टली, जैसे मल्टीप्लायर के ऊपर डायरेक्टली इतने एसेज नहीं आते, पर इनडायरेक्टली उसके ऊपर तो ऑलमोस्ट हर एसे में आपने मल्टीप्लायर लिखना होता है। एक्सेलरेटर के ऊपर भी डायरेक्टली एसेज नहीं आते, इनडायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2-3 एसेज मैंने मैक्रो के किए हुए हैं, ये विंटर वेकेशन आती है ना, मुझे अगर टाइम मिलता है 2-3 और ऐसे मैं सोच रहा हूँ कर लूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैक्रो के भी, क्योंकि मैंने मैक्रो के ज़्यादा एसेज नहीं लिखे हो, सिर्फ 2 लिखे हुए और वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिखे हुए। एक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखा हुआ वो काफ़ी आता है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल काफ़ी आता है, आपके सीनियर्स के दफ़ा भी आया 2025 के मई जून में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आया, अभी हमने पढ़ी नहीं ग्लोबलाइजेशन, वो आगे पढ़ेंगे। दिखाने हैं वो पेपर 2 मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस, मुझे याद करवाऊँ थर्सडे की क्लास के अंदर, कल की क्लास में आपको 2 केस स्टडीज करवाऊंगा पेपर 4 की, और थर्सडे की क्लास में प्लीज मुझे रिमाइंड कराएं, क्योंकि मेरे आईपैड में पढ़ा है लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैंने आपके साथ वो मार्क पेपर दिखाना है जो एक बच्ची ने 2025 का एक पेपर किया था, जिसमें उसके 60 में से पेपर 2 में 48 आए थे, बहुत अच्छा उसका पेपर, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर उसके 20 आउट ऑफ 20 थे, 8 आउट ऑफ 8 एंड 12 आउट ऑफ 12। सो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़वाऊंगा कि उसमें उसने क्या किया, ठीक है। या अगर मैं नहीं आप लोगों को एक्चुअली मेरे कॉलीग या जिस दोस्त की मेरी स्टूडेंट थी उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ये आप भेजें मत स्टूडेंट्स को, तो क्लास में दिखाऊंगा, भेज नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ है कि ना भेजे तो मैं उसके ट्रस्ट को खराब नहीं कर सकता। उनको क्या पता चलेगा, अल्लाह को तो पता चल रहा है कि नहीं, शर्म। अच्छा भाई खैर अनएम्प्लॉयमेंट ठीक कैसे हो सकती है, 1 बाय 1 सारी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट देखें और उनको देखें कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी उनको टैकल कर सकती है। जैसे क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब ये मिनिमम वेज लॉ लगे या ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आप क्या करें, मिनिमम वेज लॉ को एबॉलिश कर दो और ट्रेड यूनियन की पावर को लेसन करो, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लॉइट कम करें, सही, ठीक है, पहला। दूसरा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकती है। नंबर 1, वो फर्म्स जो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब किसी इंडस्ट्री की डिमांड मार्केट में खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो वो जो डिक्लाइनिंग फेज में फर्म्स या इंडस्ट्रीज जा रही हैं, उनके डिक्लाइनिंग स्टेज को थोड़ा सा रोक दो या रोको, या उसके डिक्लाइन को थोड़ा सा इवन आउट कर दो, ठीक है, इवन आउट कर दो। कैसे इवन आउट करो, सब्सिडी देकर, जिसकी वजह से एकदम से लोग फारिग नहीं होंगे, ठीक है, और वो फिर वो टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे टू एक्वायर न्यू स्किल्स जो किसी और इंडस्ट्री में जाकर वो इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, जियोग्राफिक मोबिलिटी, एक्चुअली उससे पहले रीट्रेनिंग क्या होता है, नए स्किल्स एक्वायर करें, न्यू एजुकेशन मेथड्स एक्वायर करें, क्वालिफिकेशंस इंप्रूव करें, ताकि आप और इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकें, ठीक है। इससे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बेहतर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लफ्ज जो है ना, जियोग्राफिक मोबिलिटी और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर के अंदर, क्योंकि याद रखो जियोग्राफिक मोबिलिटी अगर खराब हो तो उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। कैसे, सपोज करो लाहौर में इकोनॉमिक्स की डिमांड खत्म हो जाए,
लेकिन लेट्स सपोज कराची में है, लेकिन मैं जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं हूँ, इमोबाइल हूँ, तो मैं कराची में जा सकूंगा? नहीं जा सकूंगा, तो मेरा स्किल यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जियोग्राफिक मोबिलिटी बेहतर कैसे हो सकती है? मे बी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, कराची में चीपर हाउसिंग प्रोवाइड करें ताकि मैं आराम से वहां जाकर रह सकूं। ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें रोड्स आ जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाती है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी भी ज्यादा करती है। मतलब मेरे पास एक स्किल ही है, दूसरा स्किल है ही कोई नहीं, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। इकोनॉमिक्स की डिमांड खत्म हो जाए, पाकिस्तान से ही खत्म हो जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू रीट्रेन ना, क्योंकि मेरी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। ठीक है, तो उस ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? रीट्रेनिंग स्कीम्स करते हैं। समझ आई? ठीक है, अच्छा, सो ये दोनों हो गए, ये 3 पॉलिसीज हैं। और ये बाय द वे ये तीनों कौन सी पॉलिसी है? शाबाश, सप्लाई साइड पॉलिसीज, ये आना चाहिए। ठीक है, और अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होगी जब आप लोगों की जियोग्राफिक मोबिलिटी बेहतर कर दें। क्या मतलब? भाई एक जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन गुजरावाला में है। ठीक है, मैं कह रहा हूं यार नहीं, मैंने नहीं जाना गुजरावाला। ठीक है, इसका मतलब मैं और नौकरी ढूंढता रहूंगा, लाहौर में ढूंढता रहूंगा, शायद मिल जाए बाद में, लेकिन अभी नहीं मिल रही ना, अभी तो गुजरावाला में मिल रही है, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरी जियोग्राफिक मोबिलिटी है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरी जियोग्राफिक मोबिलिटी बेहतर करें। कैसे? भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दें, मेरे लिए वहां चीपर हाउसिंग प्रोवाइड कर दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी, तो वीकेंड्स पे मैं अपनी फैमिली के पास आ सकता हूँ। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि मैं गुजरावाला हर रोज जाकर जो है वहां पे लेक्चर्स ले लिया करूं। ठीक है, अगर आपकी रोड्स अच्छी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, एक्सेट्रा। इसके अलावा जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर्स अच्छे हो। जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या होते हैं? वोकेशनल सेंटर नहीं, वोकेशनल सेंटर्स तो वो होते हैं ना जो आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर्स कौन से होते हैं? जो आपको वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। वो चाहे सेंटर्स के अंदर हो, ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, जॉब्स जैसे naukri.com बहुत चलती होती है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में इतना नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत चलती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के अंदर, ऑल ऑफ दैट इंप्रूव्स और रिड्यूसेस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ठीक कैसे हो सकती है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक हो सकती है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, या तुमने एएस के अंदर पेपर 2 के अंदर अगर डायग्राम बनाना है फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का, तो कौन सा डायग्राम बनाओगे? है एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट करना होगा। लेकिन A2 के अंदर वो काफी नहीं है। A2 के अंदर क्या बनाना है? करेंगे, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, उस समय तुम्हें दिखाऊंगा एक कौन सा डायग्राम बनाना है ज़ैनब? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डायग्राम बनाना है। सो आप ये कर सकते हो, आप ये कह दोगे जी फॉर एग्जाम्पल डिग्री डॉटेड लाइन एग्रीगेट ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, ये नेशनल इनकम हो गई, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया करंट, ये जी फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम। तो अभी हम ये डिफ्लेशनरी गैप में है, इसको ठीक गवर्नमेंट कैसे और अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे कर सकती है? डिफ्लेशनरी गैप कम कर सकती है बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने को क्या कहते हैं? हैदर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। हैदर ने कहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने को क्या कहते हैं? हैदर प्लीज ऊंचा बोलो ताकि लोग तुम्हारी विजडम से सीखें। नहीं, उससे उसके बाद एक और खूबसूरत अंदाज बोलो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने को क्या कहते हैं? तुमने क्या कहा? नहीं, टैक्सेस का है ना तुमने। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने को टैक्सेस कैसे कह सकते हैं?
बेटा लेकिन वो टैक्स से जरूरी तो नहीं है, एक तो जरूरी नहीं है टैक्स से, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने को टैक्स कैसे कह सकते हैं? यार तू पता कभी कभी मुझे लगता है तू जीनियस है कि लोगों को पता नहीं है इकोनॉमिक्स क्या है, तुझे पता है, मुझे भी नहीं पता कभी कभी कि मैं सोच रहा हूँ शायद मैं ही तो गलत भी हूँ क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं बच्चा। मैं चपेड़े मार जो आधा वक्त जो लेटा रहता है कमर में दर्द हो रहा है तो उससे और ज्यादा दर्द होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है ना, इसको क्या कहते हैं यार? वो तो इंजेक्शन ठीक है। कौन सी पॉलिसी है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी नहीं, फिस्कल पॉलिसी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रही है इंटरेस्ट रेट कम करके, तब भी ये डायग्राम बना सकते हैं। कैसे है? कंजम्पशन बढ़ने से ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है वैसे, बट लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, मल्टीप्लायर नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उससे नेशनल इनकम ज्यादा से बढ़ेगी, के टाइम्स के मल्टीप्लायर। तो ये वाला डायग्राम तकरीबन हर चैप्टर और हर एसे में इस्तेमाल होगा, सवाए एक ऐसे के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जिसपे आप पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ अभी नहीं कराया आपको, वो भी इंशाल्लाह दिसंबर एग्जाम के बाद करेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में ये डायग्राम नहीं बनता। बाकी किसी भी सवाल के अंदर, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का सवाल हो, करंट अकाउंट का सवाल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सवाल हो, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी का भी सवाल हो, ये आपने ये डायग्राम बनाना, ठीक है। बहुत जरूरी है डायग्राम, चलिए करेंगे आगे, ठीक है। नहीं, एडी का डायग्राम आप बनाएंगे ना तो मार्क्स मिलेंगे, बट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आप ये भी बनाएंगे। सो इट्स नॉट कि बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, बट इसके फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर द डायग्राम। हाँ, तो वो जैसे एएस में हर चैप्टर के बाद एसेस लिखे होते हैं, तो ऐसे A2 के आप पास पढ़ेंगे? पुरानी है ना, लेकिन वो 2015 से लेकर 18 तक है, एएस के भी A2 के भी। तो मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, भेज देता हूँ, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना लेटेस्ट सवालों का है। और वो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज को अच्छे से जरा देखें, क्योंकि वो अभी मैं 2025 के कर रहा हूँ आजकल, 2025 का फरवरी मार्च कर रहा हूँ। होपफुली एक सवाल रह गया P2 का, वो खत्म हो जाएगा, फिर P4 पे आऊँगा, उसी तरह फिर मई जून 2025 पे आऊँगा, अक्टूबर आपके एग्जाम से पहले मैं अक्टूबर में 2025 को, ठीक है। अच्छा जी, what is the difference between occupational and geographic mobility? How do they cause unemployment? Which types of unemployment are caused? And what are the government policies to correct them? सबसे पहले occupational mobility, the ease with which a person can move from one job to another. Geographic mobility, the ease with which a person can move from one place to another. How do their immobility lead to certain types of unemployment? So occupational immobility causes structural unemployment, while geographic immobility causes both structural and frictional unemployment. cyclical नहीं होती इसमें, ठीक है। cyclical का ताल्लुक एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। अब इनको ठीक करने की पॉलिसीज क्या है? सप्लाई साइड पॉलिसीज। सप्लाई साइड पॉलिसी में भी कौन सी? जॉब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सिमिलरली ट्रेनिंग स्कीम्स और ट्रेनिंग रीट्रेनिंग वगैरह के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, चीपर हाउसिंग प्रोवाइड करना, ये सारा क्या है? सप्लाई साइड पॉलिसी। ये सारी सप्लाई साइड पॉलिसी। फैक्टर मोबिलिटी वही ना, एएस के अंदर भी हमने पढ़ा था, ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिक मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी दो तरह की होती है, हाँ उनके दो टाइप्स है ना, फैक्टर मोबिलिटी के दो टाइप्स हैं, ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिक, उसमें लिखा हुआ, ठीक है। सो इसीलिए सप्लाई साइड पॉलिसीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंप्रूविंग फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि ऑब्वियसली सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करने की कौन सी पॉलिसी? ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, फिर व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी
मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल। एक एक्स्ट्रा वर्कर कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बनाता है, ये एमपीबी है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, हाउ कैन लेबर प्रोडक्टिविटी बी इंप्रूव्ड? नंबर वन, डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या होता है? वर्कर्स स्पेशलाइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, उनका स्किल है उसके हिसाब से स्पेशलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नंबर टू, ट्रेनिंग दे वर्कर्स को, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नंबर थ्री, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड करें ताकि अगले साल वो और इंप्रूवमेंट लाएं अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर। नंबर फोर, जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करें। नंबर फाइव, ओल्ड मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस करें। पुरानी मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक है, उससे बाय द वे क्या होगी, अच्छी चीज तो है ये, अच्छी चीज तो है कि प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, पर नुकसान क्या है, उससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कौन सी कैटेगरी में आता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के तरीके। प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है तो क्या होगा, वर्कर्स की वेजेस बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी, साथ में फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, फर्म्स की इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है बिकॉज फर्म्स के वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉलो हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया? आसान, मुश्किल नहीं, क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं वो एमसीक्यूज जो आपने किए हैं, किन किन बच्चों ने सारे 100% एमसीक्यूज किए? जरा मुझे हाथ खड़ा करके, एक बंद कर दे क्योंकि अब 20 सेशन आ रहा है।